आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुकी। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, कौन है, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। इसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। ये डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नजर डाली और बोला, कह दिया ना कि कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर, बस एक नज़र देख ले, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 6 लड़कों में से बस यही एक बचा है, इसकी जान बचा लो सरकार। डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसे उज्जड़ देहाती हर रोज़ यहाँ आया करते हैं, एक कोई कुछ भी कहे अपनी रट लगाते रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं, बस यही एक लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ से मुंह फेर कर देखा भी नहीं। मोटर में बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति के भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने मज़े के आगे किसी और की जान की परवाह भी नहीं करते। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, यह विश्वास नहीं होता। वह पुराने जमाने के उन जीवों में थे जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पड़ को उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वो खड़ा टकटकी लगाए उसी ओर देखता रहा। शायद उससे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। डोली जिधर आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं। उसी रात को उनका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। बूढ़े बाप के जीवन का बस यही एक आधार था। इस दीपक के बुझते ही जीवन में अंधेरी रात भयाभय करने लगी। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी ये जवानों के कान काट देते थे। उनके केवल 2 बच्चे थे। बेटी ब्याही जा चुकी थी और बेटा 20 साल का हुआ था। उसकी सालगिरह की पार्टी थी। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र भी आए हुए थे। डॉक्टर साहब ने बेटे कैलाश एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव मेहमानों की देखभाल में लगा हुआ था। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे पास सांप है ना? तुम्हारा सांप कहाँ है, ज़रा मुझे दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालना और उनकी आदतों का अध्ययन करने का बहुत शौक था। यह विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी उसे मर्ज था। मृणालिनी ने जिद करने पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। कैलाश ने जोश में आकर कहा, कौन कहता है कि मैं दिखाना नहीं चाहता, आप लोग तैयार हो जाए। वह सांपों के पिटारे के पास गया और बीन बजाना शुरू कर दी। फिर एक एक पिटारे से सांप निकलकर आने लगे। फिर एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू किया और अपनी गर्दन में लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तोड़ डाले होंगे,
कैलाश हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। यह कहकर एक काले सांप को पकड़कर बोला, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है। अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। ऐसा कहते ही उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया और दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को भी शक है नजदीक से आकर इसके दांत देख लो। जैसे ही कैलाश ने सांप से हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। वह उस कमरे की तरफ भागा जहां मेज की दराज पर जड़ी बूटियां रखी हुई थी। उसके विचार से जिसे पीस कर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाएगा। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश ने ना माना। उसे जड़ी बूटियों पर पूरा विश्वास था, लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। धीरे धीरे उसके होंठ नीले पड़ने लगे। वह अचेत हो गया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच पाए। एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन उसने आते ही कहा, अब कोई फायदा नहीं। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी। भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलो। किवाड़ खुलते ही आदमी ने अंदर से आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत ने चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना, जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं। आदमी ने कहा, हाँ हाँ वही। देखने जाओगे? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता। डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ। मुन्ना को उन्हीं के पास लेकर गया था। खेलने जा रहे थे, सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। भगवान सब कुछ देखता है। उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे। ये अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। भगत के जीवन का यह पहला अवसर था जब किसी को सांप काटा है और वह चुपचाप बैठा रहा। पर आज ऐसी खबर सुनकर भी वह घर से एक कदम तक नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद नहीं आ रही थी। चुपके से उठा, लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। चौकीदार ने पूछा, कहाँ चले भाई? भगत ने कहा, जाऊंगा कहाँ, देख रहा था कि रात कितनी बाकी है। चौकीदार ने कहा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तुमने सुना ही होगा, तुम गए क्यों नहीं? सुना, 10,000 देने का वादा किया है। भगत, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वो 10 लाख दे दे। मुझे लेकर करना ही क्या है? कल मर जाऊंगा तो मेरे बाद भोगने वाला कौन बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत लाठी खटखट करता हुआ आगे बढ़ने लगा। दिमाग कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाज़ आगे ठेलती थी। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चल रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में इस आवाज़ के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी। अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? 2 बज चुके थे। लोग सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज होगा। कोई और दिन होता तो वो दुत्कार कर भगा देते, पर आज नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है। शायद 1 महीने तक किसी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ। भैया कहाँ है? मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने उदास स्वर में कहा, चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूंक करने वाले देखकर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है। नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किए। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े पानी के डाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उसे जड़ी सुंघाई। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी अपनी आंखें खोल दी और पानी पीने को मांगा।
कैलाश की माँ दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब ने बड़े श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे, पर भगत का कहीं पता न था। नौकर ने कहा, अभी तो यही बैठा चिल्लम पी रहे थे, हमने तंबाकू दिया तो नहीं लिया। अपने पास से ही तंबाकू निकालकर चिल्लम भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और वहाँ भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुँचना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बूढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिल्लम तंबाकू भी न लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्डा ने कहा, रात को मैं उसे नहीं पहचान सका, पर दिन निकलते ही मैंने उसे पहचान लिया था। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से भी इनकार कर दिया था। आज शर्म आ रही है। उसे खोज कर उसके पैरों पर गिर कर अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। वह कहने लगे कि मैं जानता हूँ वह कुछ नहीं लेगा। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। इस जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने ही रहेगा। अब इस पूरी कहानी में होता इतना है कि भगत अपना 7 साल का इकलौता बच्चा लेकर डॉक्टर चड्डा के पास जाता है। वह उस समय सिर्फ उसके बच्चे को इसलिए नहीं देखते क्योंकि उनका खेलने का समय हो गया रहता है और इलाज ना होने की वजह से भगत का वो 7 साल का बच्चा मर जाता है। अब इस घटना के कई साल बाद डॉक्टर चड्डा के घर में एक अनहोनी होती है। जहरीले सांप के शौकीन उसका जो 20 साल का बेटा होता है, वो जब अपने सांपों को सबको दिखा रहा होता है, उसी समय उसके जन्मदिन के दिन पर ही उसे सांप डस लेता है। अब इस वजह से कुछ ही घंटों में शहर के जितने भी झाड़ फूँक करने वाले थे या फिर डॉक्टर थे, सब उनके घर में आ जाते हैं और सब हाथ जोड़ लेते हैं। सब मना कर देते हैं कि कोई भी उनका जो बेटा है उसे ठीक नहीं कर पाएगा। और उधर भगत को भी इस बात की खबर पहुंचती है। पहले तो वो सुनकर बहुत खुश होता है कि डॉक्टर चड्डा के बेटे को ना होने का दुख पता चलेगा, क्योंकि पहले जब वो अपने बेटे को लेकर गया था तो उसे ठीक नहीं किया था डॉक्टर चड्डा ने, इसलिए उसका बेटा मर गया था। तो आज उसे कोई दुख नहीं हो रहा था इस बात का। ऐसा सोचकर वो चैन की नींद सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। उस बुढ़े व्यक्ति को नींद नहीं आती। डॉक्टर चड्डा के परिवार पर पूरा दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। वह अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो चुके थे। अब इधर आधी रात बीतते ही भगत को बहुत बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसके ना जाने की वजह से डॉक्टर चड्डा का बेटा जो है वो मर जाएगा और उसे ज़िंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा। इसलिए वो आधी रात को ही उठकर पैदल डॉक्टर चड्डा के घर पहुंच जाता है और अब वहां जाकर वो मंत्र फूंकना पढ़ना शुरू करता है और कुछ ही घंटों में फिर जो डॉक्टर चड्डा का लड़का था वो उसे ठीक कर देता है। और आखिर में इससे पहले कि डॉक्टर चड्डा उसे इनाम दे, भगत वहाँ से जल्दी जल्दी उसकी जो पत्नी थी उसके पास सुबह होने से पहले, मतलब सुबह तो हो ही चुकी थी, उसके उठने से पहले पहुंचना चाहता था। तो इस पूरी कहानी के आखिर में डॉक्टर चड्डा को अपनी गलती का एहसास होता है और हम यहाँ देखते हैं कि कैसे कि कभी भी किसी का भी जो वक्त है वो बदल सकता है। एक वक्त था जब जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो डॉक्टर चड्डा के पास अपने बेटे को ठीक करने के लिए लेकर जाता है और कुछ साल बाद एक वक्त आता है जब डॉक्टर चड्डा उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढते हैं अपने बेटे को ठीक कराने के लिए। बस फ़र्क इतना ही था कि जब वो बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर चड्डा के पास गया था तो वो एक कठोर दिल व्यक्ति बनकर उसके बेटे को ठीक करने से मना कर देते हैं, पर जब बूढ़े व्यक्ति की ज़रूरत डॉक्टर चड्डा के बेटे को होती है तो वो उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। तो इसी के साथ ये पूरी कहानी ख़त्म होती है। इस वीडियो का अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।